जय हिंद साथियों, मैं आपका पवन सर और मैं हूँ रोशनी मैम। हम आपके लिए लाए हैं मेगा प्रैक्टिस टेस्ट। जी हाँ साथियों, जैसा कि हमें पता है मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी की परीक्षा आपकी कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा 22 मई से आयोजित किया जाना है और संभवतः 15 में से इसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। तो आपकी तैयारी कितनी इफेक्टिव है ये चेक करने के लिए हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी परीक्षा का मेगा प्रैक्टिस टेस्ट। जी हाँ, मेगा प्रैक्टिस टेस्ट। मेगा क्यों? क्योंकि इसमें हमने सारे विषयों के प्रश्नों को समावेशित किया है। प्रैक्टिस टेस्ट क्योंकि इसकी आप प्रैक्टिस करके आपका खुद का स्व आकलन कर सकते हैं, और टेस्ट इसलिए क्योंकि हम आपका इसमें परीक्षण कराएंगे। तो साथियों, मेगा प्रैक्टिस टेस्ट आपका आयोजित हम लोग करा रहे हैं, पर उससे पहले कुछ जानकारी मैम आपको देंगी। सो गाइस, आपके जो 5 सब्जेक्ट है जो इस टेस्ट में आने के हैं वो है कुछ इस प्रकार से: जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। आपका ये पूरा एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 नंबर का ये पेपर होगा। ईच सब्जेक्ट इसमें 20-20 मार्क्स का होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 घंटे का आपका पेपर होना है, 5 विषय उनमें ये आना है। तो हमने इन 5 विषयों को आपको इस लेक्चर में हम प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट सीरीज़ के रूप में। साथियों, हमने मगर इस टेस्ट को है ना 1.5 घंटे में आयोजित करने का लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है। हम 1.5 घंटे में आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट लेंगे। आपका आकलन 1.5 घंटे में कर सकते हैं कि आप 1.5 घंटे में क्या इनमें जो आपके टोटल जो 100 प्रश्न आने वाले हैं, इन 100 प्रश्नों को क्या आप हल कर सकते हैं। यानी कि 100 प्रश्नों को हल करने के साथ ही ये आपको देखना है कि क्या आप में दम है 80+ लाने का, ये भी आपको देखना है। तो आपकी 80+ वाली जो तैयारी है उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इस परीक्षा में चेक कर सकते हैं। संभवतः 100 प्रश्न का आपका पेपर होना है। इसमें हमने साथियों जीके, साइंस और हिंदी, ये 3 विषयों की जो तैयारी है, इनका जो टेस्ट है वो मैं आपका लूँगा। और वहीं अगर बात करें इंग्लिश और मैथ्स, इसका टेस्ट मैम आपके लेंगी। हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, आधे घंटे के। मैथ्स के लिए हम लोग 30 मिनट का हम सेक्शन रखेंगे। इंग्लिश और साइंस के लिए हम लोग 30 मिनट का सेक्शन रखेंगे, और हिंदी और जीके इसके लिए हम एक 30 मिनट का सेक्शन रखेंगे। हम बाकायदा स्टॉप वॉच से इस पर काम करेंगे। 30 मिनट के अंदर आपको 15-15 मिनट के जो पार्ट है हमारे मैथ्स को अगर छोड़ दिया तो वो 30 मिनट का है। आपको 1.5 घंटे में ये पूरा का पूरा टेस्ट देना है। इस टेस्ट में अगर आप 80+ लेके आते हैं तो 100% हम श्योर हैं कि आप वन रक्षक या जेल प्रहरी में सेलेक्ट होंगे। तो बिना देर करे आइए इस वीडियो में आगे बनते हैं, और इस वीडियो के आगे आप देखिए, अपनी परीक्षा की तैयारी को चेक करिए कितनी इफेक्टिव आपने तैयारी की। चलिए। नमस्कार साथियों, तो जैसा कि ये जो हमारा टेस्ट है, इस टेस्ट में हमने 5 सेक्शन रखे हैं, और जैसा कि मैम ने आपको बताया था कि 1.5 घंटे में हमें ये 5 सेक्शन कवर करने हैं, जिसमें 100 प्रश्न हमारे पास। ये जो पहला सेक्शन है आपका, इस सेक्शन में हम 2 विषय ले रहे हैं, जिनके टेस्ट सबसे पहले मैं आपके कराऊंगा। इसमें आपके पास और हमारे पास आधे घंटे का समय है, यानी कि 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर हमें 2 विषय, पहला विषय है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, और दूसरा जो इससे लगा हुआ विषय आएगा वो आएगा हिंदी। इन दोनों ही विषयों को हमें कंप्लीट करना है आधे घंटे के अंदर। तो बिना देर करे, अच्छा, मैं इससे पहले एक इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहूँगा। इस टेस्ट पेपर को देने से पहले आप एक पेन और एक पेज अच्छे से लेके रखें। बीच में प्रश्न जब आते जाएंगे तो प्रश्नों को आप पुश करके अपने आंसर को नोट करते जाएं, और उसके बाद में जब मैं आपको आंसर बताता चलूँगा साथ ही में इस वीडियो में, तो आप उनको मैच करते जाएं कि कितने आंसर आपके सही होते हैं और गलत होते हैं। क्योंकि आपको पता है, हम लोगों ने कहा है कि दम है तो 80 ला कर दिखाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना देर करे, बिना रुके। सबसे पहले प्रश्न की जनरल नॉलेज की, और इसी के साथ साथ हमारा टाइमर जो है ना, ये भी शुरू होता है। हमारी ये जो घड़ी है ये भी शुरू होती है। देखिए, घड़ी शुरू हो चुकी है। 30 मिनट्स का टाइमर जो है मैंने शुरू कर दिया है, और अब प्रश्न 1 से हम शुरू कर रहे हैं। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कथकली इज द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? 4 स्टेट हमारे सामने दिए हुए। तो देखो दोस्तों, आपको पता है हमारे कुल 8 शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं, क्लासिकल डांस माने जाते हैं, जिनमें सबसे
प्रमुख जो है एक कथकली को माना जाता है। मैं आपको बताता हूँ कथकली कहाँ का है भैया, कथकली है केरल का। कहाँ का आंसर आएगा इसमें, केरल। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कथक, कथक कहाँ का है, कथक है आपका यूपी का। भरतनाट्यम में आपसे पूछ ले कहाँ का है दोस्तों, ये है आपका तमिलनाडु का है ना। इसके अलावा मोहिनीअट्टम पूछ ले केरल का है। इसके अलावा अगर आपसे सत्रिया पूछ ले असम का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। मगर हमसे पूछा क्या था, कथकली। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो ये कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो कब की गई थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना की गई थी 21 मार्च 1969 को की गई थी साथियों। इसके साथ साथ एक और अच्छा प्रश्न आता है मध्य प्रदेश का, याद रखना, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, औद्योगिक विकास निगम, इसकी स्थापना कब की गई थी विकास निगम की, तो इसकी की गई थी, याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, 1965। कब की गई थी, 1965। साथ ही में अगर हमसे यहाँ पूछा मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम की कब की गई, 1969। ये दोनों ही याद रखिएगा, प्रश्न बहुत आते हैं मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में, दोनों का याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तीसरा प्रश्न है। ये करंट का प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं, अभी हाल ही का प्रश्न है। पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन, तो मैं आपको बता दूं, कोच्चि जो है ना, इसके आसपास 10 टापू छोटे छोटे, क्योंकि आपको पता है केरला जो है उसमें छोटे छोटे से तटीय झीलें हैं। तटीय झीलें जो हैं वो पानी में डूबे हुए रास्ते हैं इस प्रकार के। तो कोच्चि से रिलेटेड जो 10 टापू है ना, वहाँ पे मेट्रो चलाई है, मगर वो मेट्रो कहीं में चलेगी, पानी में, मतलब जहाज को एक शेप दे दिया है पानी का। तो कोच्चि कहाँ पे दोस्तों, कहाँ है, केरल। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, केरल। तो केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ जाता हूँ। कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक, आपको पता है धन विधेयक मतलब कि क्या, मनी बिल। आर्टिकल नंबर, संविधान का अनुच्छेद नंबर 110 में मनी बिल की यानी कि धन विधेयक की परिभाषा है। इस परिभाषा के तहत कौन सा कानून, कौन सा बिल जो है, कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, इसका निश्चय कौन करता है, इसको सुनिश्चित कौन करता है, तो ये करता है आपका लोकसभा का स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। साथियों मैं आपको बता दूं, लोकसभा का अध्यक्ष जब निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसके बाद ना तो कोई न्यायपालिका, ना ही राष्ट्रपति इसके बाद किसी प्रकार का वाद विवाद कर सकता है। सारा का सारा ताकत जो है इसका निर्धारण की, धन विधेयक के निर्धारण की, ये किसके पास है, भारत में लोकसभा के स्पीकर के पास। याद रखें। और याद रखिएगा आर्टिकल, धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद नंबर 110 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क के नाम से बड़ा ही जाना जाता है, ये आपको पता होगा, बार्क है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से ये जाना जाता है, ये जो अनुसंधान केंद्र है भारत का। इसकी स्थापना कब हुई थी आपको पता है, 1954 में। कब स्थापना हुई थी, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर बात की जाए कहाँ पे है ये, कहाँ पे उसकी स्थापना हुई थी इसकी, तो ये हुई थी ट्रॉम्बे, मुंबई में। याद रखिएगा, बार्क वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न फिर आता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज इंग्लिश एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे कुछ राज्य लिखे हुए हैं, आपको पता है भारत की राजभाषा कौन सी भैया। अच्छा एक चीज़ याद रखिए, कौन सी भाषा इन्होंने बोली है, राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा इन राज्यों में से किसकी भाषा जो है वो अंग्रेजी है। तो मैं आपको बता दूं किसकी है भैया, नागालैंड। अगर उत्तर सही हो तो बताइएगा, चेक करिएगा, नोट करते जाइएगा, सही उत्तर को अपने राइट डाउन करते जाइएगा। आपके कितने प्रश्न के उत्तर सही निकलते हैं बाद में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे अगर बात करें किस राज्य की राजभाषा इंग्लिश है, नागालैंड की। याद रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर, किसने सबसे ज़्यादा हथियार मंगवाए हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ, इसको इन शॉर्ट में संगठन को सीपरी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सीपरी ये लिस्ट बनाती है, रिपोर्ट देती है, हर साल रिपोर्ट देती है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा आयात कर रहा है हथियारों का, कौन सा देश निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, ये बताती। तो अगर बात की जाए, ये जो लिस्ट है ना इस बार की, ये लिस्ट में इन्होंने 2013 से 17 तक यानी कि 5 वर्षों की रिपोर्ट जारी की है, अभी मार्च में जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया कि इस दौरान में सबसे ज़्यादा आयात यानी कि इंपोर्ट किस देश ने किया है और सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश ने किया है, ये बताया है इस रिपोर्ट में सीपरी ने। तो मैं अगर आपको बताऊँ ना, सबसे ज़्यादा हथियारों को आयात करने का काम किसने किया है, तो ये किया है भैया भारत ने। किसने किया है, भारत ने। तो ये वीडियो के माध्यम से बता दूं भैया, पाकिस्तान वालों 2013 से 15 में इतने हथियार, 13 से 17 में इतने हथियार खरीदे हमने कि अगर एक एक हथियार किसी नागरिक को बढ़ा दिया, जनसंख्या अलग ज़्यादा हो गई हमारी। अगर सबने हथियार पकड़ लिया
हो गया काम खत्म, क्योंकि हथियार भी खरीद लिए हमने ढेर सारे। 13 से 17 के बीच में सबसे ज़्यादा हथियार किसके पास हैं? भारत ने खरीदे। अच्छा मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा हथियार किससे खरीदे हैं भारत ने? तो भारत का जो कुल हथियार का जो हम आयात करते हैं उसका 65% हमने खरीदे हैं। किससे? रशिया से खरीदे हैं। वहीं अगर बात की जाए, अगर देखो आयातक देश, सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश कौन सा है दुनिया में? भारत। वहीं अगर मैं बोलूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश, हथियारों को बेचने वाला देश कौन सा है? तो भैया ये है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। हमने खरीदे अमेरिका से, सेकंड नंबर पे अमेरिका आता है। फर्स्ट पे कौन आता है? सबसे ज़्यादा हमें जो सपोर्ट किया है, या बोलें कि जिसने हथियार सबसे ज़्यादा दिए हैं हमें, वो है रशिया यानी कि रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इत्रदार महल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? आंसर दीजिएगा, कहाँ स्थित है इत्रदार महल? तो देखिए इत्रदार महल है ना, इत्रदार महल कहाँ है? तो ये है रायसेन दुर्ग में। इसके अलावा यहाँ पे बादल महल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे राजा रोहित महल है, ठीक है। और इसके अलावा इत्रदार महल है। तो ये जो इत्रदार महल, रोहित महल, बादल महल, ये महल हमारे किस किले में, किस दुर्ग में है? रायसेन दुर्ग में। रायसेन दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? कमेंट करके बताइएगा किसने इस दुर्ग का निर्माण कराया था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भू स्थिर उपग्रह, हमारे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं, जो पृथ्वी से किस ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? मतलब पृथ्वी से इनकी ऊंचाई कितनी होती है? कितनी होती है? जल्दी से आंसर दीजिए, लिखिए, नोट करिए, फटाक से बताइए पेज में कितनी होती है। चलिए कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। इतनी हाइट पे, इतनी ऊंचाई पे ये स्थापित किए जाते हैं भूस्थित उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी आपके सैटेलाइट्स। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कब किया गया था? आपको पता होगा, जल्दी से फटाक से आंसर बताइए, कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1951 में कई सारे संशोधन किए गए थे संविधान में, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मेरे को याद आ रही है, नवी अनुसूची जोड़ी थी दोस्तों इस संशोधन के द्वारा। कौन सी शेड्यूल जोड़ी थी? तो ये जोड़ी थी आपकी नवी अनुसूची, इसमें जोड़ी गई थी। अच्छा ठीक है, कमेंट में बताइएगा नवी अनुसूची में क्या है, किससे रिलेटेड ये अनुसूची हमारी है, ये कमेंट में बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, तो ये उसका उत्तर देख लेना आपने 1951। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय कौन था? किसको सबसे पहले साहित्य का, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? आपको पता है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1901 से नोबेल प्राइज शुरू हुए भारत में क्या सॉरी पूरी दुनिया में। पर किस भारतीय को पहली बार मिले थे? तो जिस भारतीय को पहली बार मिले थे ना, वो भाई साहब थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको किस सेक्टर में मिला था? साहित्य का, लिटरेचर का मिला था। और कब मिला था? 1913 में। अच्छा, इनकी वो प्रसिद्ध पुस्तक बताना भाई मेरे को कमेंट में कि कौन सी पुस्तक के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो देखिए सवाना घास के मैदान अलग अलग जो घास के मैदान है दुनिया में, वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कहीं पे घास के जो मैदान है वो पंपास के नाम पे, कहीं पे प्रेरीज के नाम पे, कहीं पे स्टेपीज के नाम से, कहीं पे डाउन्स, और कहीं पे ये सवाना के नाम। ये पांचों याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए सबसे पहले प्रेरीज, ठीक है, पंपास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पार्ट है ना, याद रखना। स्टेपीज, डाउन्स, वेरी वेरी, रट देना आते ही है प्रश्न इनमें से। और लास्ट में ले लेता हूं मैं आपका सवाना, ठीक है। चलिए ले करते हैं फटाफट बताते जाइए, लिखते जाइए, याद हो तो करते जाइए। प्रेरीज कहाँ है भैया? प्रेरीज उत्तर अमेरिका। कहाँ पे? उत्तर अमेरिका। फिर बार आती है पंपास, ये कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में कहाँ पे? यही बता देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। अर्जेंटीना और उरुग्वे नामक जो देश है उनमें खासकर, ठीक है, याद रखेगा। फिर बात आती है स्टेपीज, ये कहाँ पे? विशेषकर मध्य एशिया में। कहाँ पे? मध्य एशिया में। यूरेशिया वाला जो पार्ट है ना, रशिया वाला जो पार्ट है, उसमें कहा जाता है डाउन्स। कहाँ कहा जाता है घास के मैदानों को? ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। और अब हम आगे हमारा फाइनली उत्तर, और उत्तर क्या है? सवाना घास के मैदान। तो यह है आपका पूर्वी अफ्रीका। कौन सा भैया महाद्वीप? अफ्रीका। अफ्रीका का कौन सा पार्ट? पूर्वी अफ्रीका। तंजानिया अगर आपने नाम सुना हो, वेनेजुएला अगर आपने नाम सुना हो, तो ये देश आते हैं इस पूर्वी अफ्रीका में। मतलब आंसर क्या है हमारा? अफ्रीका महाद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव
शासक ने करवाया था? महाबलीपुरम रथ मंदिर बड़ा ही फेमस है, शासक का नाम भी बड़ा फेमस है। पहली बात तो प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक प्रश्न बोल रहा हूँ, महाबलीपुरम का पुराना नाम क्या है भैया बताइएगा। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था। एक एक्स्ट्रा प्रश्न दिया है मैंने, महाबलीपुरम का पुराना प्राचीन नाम क्या है? चलिए बता देता हूँ, अगर लिख लिया है तो अच्छी बात है। आंसर है मामल्लपुरम। क्या है? मामल्लपुरम। तो मामल्लपुरम किसे कहा जाता है? महाबलीपुरम को, है ना। कहाँ पे है ये? कहाँ है ये? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर है, अगर आपने देखा हो तो। आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है हमारी, इसकी पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई है? तो दोस्तों जो भी बनी है मैं आपको बता दूं, उनके नाम एक पहले से रिकॉर्ड है। पूरा का पूरा एशिया, जो एशिया कॉन्टिनेंट है ना, इस एशिया कॉन्टिनेंट में पहली महिला लोको पायलट है, मतलब ट्रेन चलाने वाली। ये इनमें से एक महिला भारत की ऐसी है जिनके नाम पहले से ऑलरेडी रिकॉर्ड है एशिया में ट्रेन चलाने का। लेडी अगर देखा जाए तो पहली महिला लोको पायलट, मतलब फर्स्ट वुमेन लोको पायलट, है ना, ऑफ एशिया। जो ये हैं उन्होंने ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया है भैया। तो ये हैं आपकी बताता हूँ, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव याद रखिएगा दोस्तों, नाम बढ़िया है, काम का है, करंट का प्रश्न है। सुरेखा यादव ये वो हैं जो पहले से, जिनका नाम एक रिकॉर्ड है एशिया में पहली महिला लोको पायलट ट्रेन चलाने वाली महिला सुरेखा यादव। और अब इनके पास दूसरा रिकॉर्ड हो गया, कौन सा? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। आपको पता है भारत की जो सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है ना, उनमें शामिल है वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? उत्तर दीजिए फटाक से। कहाँ है? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन। कहाँ पे है नाट्य कला? नाट्य कला कहाँ है? यह है उज्जैन में। कहाँ है दोस्तों? उज्जैन में। एक प्रश्न है कालिदास अकादमी, बताइएगा कहाँ है, कमेंट में बताइएगा कालिदास अकादमी कहाँ पे है। चलिए खत्म हो गया ये हमारा पोर्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न हमारे, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है बौद्ध धर्म द्वारा? गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग मतलब बॉडी की बात हो रही है, त्यागने की बात हो रही है, देह त्याग की बात हो रही है, ना कि गृह त्याग की। देखिए दोनों ही शब्द काफ़ी अच्छे हैं, तीनों ही शब्द काफ़ी अच्छे हैं। महापरिनिर्वाण, निर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, मुक्ति। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया है देह त्याग की घटना को? तो इनको कहा गया है महापरिनिर्वाण। ये आपकी देह त्याग की घटना है गौतम बुद्ध की, दोस्तों याद रखिएगा। और ये जो महाभिनिष्क्रमण है ना, ये काहे की घटना है? ये उनके गृह त्याग की घटना है। गौतम बुद्ध ने जब गृह छोड़ा था, घर छोड़ा था, तो उसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। जब देह त्याग आता तो महापरिनिर्वाण। और निर्वाण किसको कहा जाता है? ये उनकी ज्ञान प्राप्त की घटना है, जिसको संबोधि भी कहते हैं, बोधत्व का प्राप्त होना, बोधित्व प्राप्त होना। तो गौतम बुद्ध याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण। आगे बढ़ते हैं, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो आपको पता है 3 आर्टिकल हैं, 352, 356 और 360। इसमें से अगर बात करें, ये है आपका राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, यह है आपका राष्ट्रपति शासन, और यह है वित्तीय आपात। तो आंसर क्या हो गया? 356। राज्यपाल सिफारिश करेगा, काय की सिफारिश करेगा? अनुच्छेद नंबर 356 के तहत राष्ट्रपति से शासन लगाने की किसी राज्य में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेतवा घाटी योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? हलाली नहर परियोजना, बेतवा, खासकर विदिशा और रायसेन में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में ही है ना। कृषि कॉम्प्लेक्स, जिसको एग्रो कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, कहाँ पे? छिंदवाड़ा में ही है दोस्तों। चर्म कॉम्प्लेक्स यानी कि लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में ही है। हाईटेक कॉम्प्लेक्स, अब हाईटेक कॉम्प्लेक्स क्या होगा भैया? असत्य बताना है आपको, गलत शरत बताना है। गलत क्या है? हाईटेक कॉम्प्लेक्स, ये ग्वालियर में नहीं है। चलिए और लास्ट प्रश्न, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023? उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भैया ये जो दिवस है ना वाइल्ड लाइफ का, मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को मनाया जाता है, मतलब करंट का प्रश्न है 2023 3 मार्च का पूछ रहा है। ये थीम क्या है? क्या थीम है? तो इसको हिंदी में पहले मैं बता दूँ। इसकी थीम है कि वन्यजीवों के संरक्षण के लिए साझेदारी, यानी कि मतलब क्या हो गया? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो साथियों ये थे हमारे 20 प्रश्न। मैं इसको घड़ी को रोक रहा हूँ यहाँ पे। हमारे पास 20-22 मिनट, 20-22 सेकंड अभी हमने बचा रखे हैं, है ना, मतलब बच गए हैं हमारे। 15 मिनट में हमारे लगभग 20 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। चेक करिएगा कितने आपके सही आते हैं, पर पूरा टेस्ट देने के बाद ही चेक करेगा, अभी नहीं फिलहाल कि कितने नंबर आपके आए हैं। साथियों इससे पहले मेरी एक गुजारिश है, हमें
और भी ज़्यादा अच्छे टेस्ट सीरीज़ बनाने के लिए और अच्छे लेक्चर्स डालने के लिए प्रोत्साहित करिए। और प्रोत्साहित करने में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको है ना वो जो लाल कलर की जो घंटी दिख रही है ना, उसे दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही अपने दोस्त यारों से बोलिए कि क्या आप में दम है 80+ लाने का इस टेस्ट पेपर में, तो शेयर करना ना भूले। इसलिए साथियों अगले सेक्शन की तरफ चलता हूँ और अगला सेक्शन क्या है हमारा, सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी पे चलने से पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, लाइक शेयर करना, कमेंट करना ना भूले। चलिए हिंदी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। और ये आपकी घड़ी की जो रानी है, हमारी घड़ियों की जो देवी है, हमने चालू कर दी है। हिंदी का पहला प्रश्न आपके सामने है, उदार शब्द का विलोम है। क्या है उदार शब्द का विलोम? तो देखिए दोस्तों, उदार का मतलब क्या होता है? उदार का मतलब होता है दयालु। क्या होता है दोस्तों? दयालु। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो इसको विलोम पूछा है। विलोम का मतलब कौन होगा? जो दयालु नहीं होगा, जो कंजूस होगा, जो एक तरह से भीजता होगा चीज़ों को लेकर। और वो व्यक्ति कौन होता है? वो होता है कृपण। कौन होता है? कृपण। तो 21 उदार शब्द का विलोम है। क्या है? कृपण। इसका सही उत्तर है कृपण। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिसकी समानता ना प्रकट की जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कि जिसकी समानता प्रकट ना की जा सके, यायावर होगा, भाष्य होगा, अनुभूत होगा। क्या होगा दोस्तों? उत्तर है इसका अनुपम। कौन होगा? अनुपम। जिसकी समानता प्रकट ना की जा सके वो कहलाता है अनुपम कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपको पता है आदि जननी जो है हिंदी की वो क्या है? तो वो है आपकी संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के बाद कौन सी आती है आपकी? ये आती है पाली। फिर कौन सी आती है आपकी? प्राकृत। ठीक है, प्राकृत के बाद क्या आती है? इसके बाद आती है अपभ्रंश। तो जो अपभ्रंश है ना, इस अपभ्रंश के ही जो रूप बटे हैं वो रूप हिंदी या अन्य भाषाओं के रूप में डेवलप हुए हैं। तो किस अपभ्रंश से खड़ी बोली, हिंदी की खड़ी बोली आई है, ये यूँ पूछ रहे हैं। किस अपभ्रंश से खड़ी बोली आई है? तो ये अपभ्रंश दिए हुए हैं दोस्तों यहाँ पे कई सारे, मगधी, शोरसेनी, ब्राचड़, अर्धमगधी। तो किससे बनी, किससे आई है ये? शोरसेनी। शोरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी की बनी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो अयोगवाह कौन से होते हैं? देखिए, एक तो होते हैं हिंदी वर्णमाला में क्या होते हैं? एक तो होते हैं आपके स्वर, एक होते हैं व्यंजन, और स्वर और व्यंजनों के अलावा क्या होते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह कौन होते हैं आपके? जो स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, मतलब जो ना इसमें आते हैं ना इसमें आते हैं, मगर दोनों में आते हैं। तो ऐसे कौन से होते हैं ये? तो ये होते हैं अम और आहा। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? इसका हो गया 24वें का सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी को शब्दकोश के क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क्षत्रिय वाला जो है हमारा, तो देखिए आपको पता है ना, ये जो क्षत्रिय वाला होता है ये बनता किससे है? तो ये बनता है का हलंत वाला और शा षटकोण वाला। तो ये किसके बाद आता है? ये आता है का के बाद। किसके बाद आता है दोस्तों? का के बाद। तो इसका आंसर क्या हो गया? सही। इसका उत्तर हो गया आपका डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? क्या गजब का प्रश्न आया है, संधि कितने प्रकार की होती है? मेरे ख्याल से आप उत्तर देंगे 5, 4, 3, 2। कितनी होती है? तो आपको पता है संधि कितने प्रकार की होती है दोस्त? कितने प्रकार की होती है संधि? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इत्यादि का सही संधि विच्छेद करिए दोस्तों। क्या होता है इत्यादि का संधि विच्छेद? तो क्या होगा? इत्यादि यानी कि इति धन आदि, इति धन आदि। अब देखिए यहाँ पे क्या निकलेगा इसमें से आएगा छोटा ई और इसमें से क्या आएगा? बड़ा आ। जब ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ये ई काय में बदल जाता है? ये ई बदल जाता है हलंत वाले या में, और इस या में जब बाद में आ कनेक्ट होगा तो ये बन जाएगा या। ठीक है, तो क्या होगा? इसकी संधि क्या होगी? इसकी संधि होगी इति धन आदि इत्यादि। ठीक है, याद रखिए। कौन सी संधि है? कमेंट में बताइएगा कौन सी संधि होगी। संधि कौन सी होगी तोड़ के तो मैंने बता दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग का नहीं है? तो टा, ठा, डा, ढा, णा, ये जो है ना ये टा वर्ग में आते हैं, मगर ये जो है ना का, ये किसमें? ये जो घा है, ये घा किस वर्ग का है? ये है भैया का वर्ग का। किसका है? का वर्ग का। तो टा वर्ग का नहीं है। कौन सा नहीं है? घा नहीं है, याद रखिएगा। घा से घड़ी जो यहाँ पे चल रही है, भाग रही है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सा इसमें से शुद्ध वर्तनी है? ये किन की बात हो रही है? जानवी कपूर की बात नहीं हो रही है, याद रखेगा। और अगर हो भी रही है तो जानवी से पूछ के देखिए, कपूर से, कौन सा वाला सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका सही उत्तर है ये जो जानवी है ना, ये बिल्कुल सही शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो किसकी किन की संधि हुई है? तो देखिए, व्यर्थ की आप संधि तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? विधन अर्थ। विधन अर्थ, इससे क्या निकलेगा? छोटा
ई, और इससे क्या निकलेगा, छोटा आ। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, ये। यहाँ पे मैं आपसे बोलूँगा व्यर्थ में कौन सी संधि है, ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा ये, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं, एक होता है आपको पता है ना, एक होता है आपको यौगिक, दूसरा होता है आपका रूढ़, और तीसरा होता है आपका योग रूढ़। ठीक है, तो कितने प्रकार हो गए आपके, ये हो गए आपके 3 प्रकार। तो संज्ञा के, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के, संधि के नहीं पूछ रहा है, याद रखना, संज्ञा के पूछ रहा है। कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, कौन सा है भैया, तो कनिष्ठ। ये जो कनिष्ठ है ना, इसका मूल जो शब्द है ये होता है कनु। क्या होता है, मूल शब्द कनु। और इसमें जो प्रत्यय लगा है ना, प्रत्यय आपको पता है शब्द के किधर लगता है, पीछे की तरफ। तो कौन सा प्रत्यय है इसमें, यह है इष्ट। आगे बढ़ते हैं, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। अपादान, अपादान का मतलब क्या हो, जिससे कि अलग होने का भाव आता है, अलग होने का भाव, है ना। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है। तो ये जो से है ना, से अलग होने का भाव कराता है, तो से इसका चिन्ह है, याद रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। गजब का प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, क्या होगा भैया, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, सूर्यांगी, सूर्याणी, सूर्यो, क्या होना चाहिए, इसका आंसर है सूर्या। क्या होना चाहिए, सूर्या। तो सूर्य शब्द की स्त्रीलिंग होता है सूर्या। जनरली क्या होता है कि सूर्य का लिंग नहीं मानते कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मगर फिर भी चूंकि सूर्य को देवता मानते हैं, इसलिए कुछ इतिहासकार जो है ना वो इसको पुल्लिंग मानते हैं। अब चूंकि इसको पुल्लिंग मानते हैं तो इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, सूर्य होता है, ये याद रखिएगा। और जनरली कई बार हम लोग बोलते हैं ना सूर्य को सूर्य सूर्य करते हैं, कई बार पिक्चरों में, मूवीज़ में सूर्य, तो सूर्य कहते हैं ना भाई, उसका जो नाम है ना वो सूर्य है। सूर्य अगर बोलोगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर को जब आप तोड़ोगे तो क्या आएगा, देश में अंतर। और ये जो अंतर होता है ना, आपको पता है ये काय में होता है, ये होता है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। किस में होता है ये, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर क्या है, बी वाला। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन से शब्द योग रूढ़ हैं। अच्छा, योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं कि है ना, जिनकी अगर हम बात करें, ऐसे शब्द जो अपने में खुद का बनते हैं 2 शब्दों से। यौगिक का मतलब क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर बन रहे हैं, मगर इनका एक स्पेसिफिक अर्थ होता है दोस्तों। और यहाँ पे पता है आपको, विनिमय, पवित्र, जलज और कुशल में एक शब्द ऐसा है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, मगर इसका स्पेसिफिक अर्थ है, और यह है जलज। जलज को आप तोड़ोगे ना तो क्या बनेगा, जल धन जा। ये जो जा होता है ना, इसका मतलब होता है जन्मा। क्या होता है, जन्मा, मतलब जल से जन्मा। और जल से जन्मा कौन होता है, तो ये यूज़ होता है, ये शब्द यूज़ होता है किसके लिए, कमल के लिए। किसके लिए यूज़ होता है, कमल। तो यहाँ पे कौन सा समास, यहाँ पे कौन सा शब्द है जो योग रूढ़ है, कौन सा है, जलज। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम का मतलब क्या होता है, वे शब्द जो संस्कृत से ऐसे के ऐसे ही, वैसे के वैसे ही ले लिए हैं। और आपको पता है वैसे के वैसे जो शब्द ले लिए हैं वो कौन सा है, वो है गोधूम। तो गोधूम जो है ना, ये हम अगर अब गोधूम अगर बोल रहे हैं, वैसे जनरली इसको क्या बोलते हैं, गेहूँ। गेहूँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेहूँ। देखो तद्भव क्या होगा, एक होता है तद्भव, आपने सुना होगा। तद्भव क्या होगा, तद्भव का मतलब होता है जब आप तत्सम का रूप चेंज कर दो। जब आप गोधूम को गेहूं बोल रहे हो तो ये तद्भव है। जब आप गोधूम को गोधूम की तरह ही, जो संस्कृत में था उसी तरह ही अगर आप यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, तत्सम होगा। याद रखिएगा, ठीक है। तो तत्सम का मतलब होता है उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान। और तद्भव का मतलब होता है उसके रूप में परिवर्तन कर देना। यहाँ पे संस्कृत का शब्द है गोधूम, यानी कि तत्सम है। इसको जब आप हिंदी कर दोगे, इसका जब रूप परिवर्तित कर दोगे, यानी कि गेहूं अगर इसको कहोगे तो ये तद्भवीकरण हो जाएगा, यानी कि तद्भव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो साथियों आंसू का बहुवचन क्या होगा, बताइए क्या होगा आंसू का बहुवचन, क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो आंसुएं या आंसुओं या आंसू या इनमें से कोई नहीं। मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ना वो आंसर इसका कोशिश करेंगे इनमें से कोई नहीं करेंगे, शायद मेरे को ऐसा लगता है, मगर ऐसा नहीं है। इसका आंसर है सही आंसू। क्या है, आंसू। हिंदी में कुछ कई सारे ऐसे शब्द हैं जो ऐसे कैसे आपका यूज़ होते हैं, मगर वो होते क्या है, वो होते हैं बहुवचन। वो एक वचन में भी उसी प्रकार से यूज़ होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बोल देता हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पे हस्ताक्षर।
आप एक व्यक्ति से कराओ 100 व्यक्ति से कराओ, हस्ताक्षर हस्ताक्षर ही रहेगा, कोई इसका रूप परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये ऑलरेडी बहुवचन है। आंसू भी ऑलरेडी बहुवचन ही है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ जैसे प्राण, जैसे कि क्या प्राण, तो हस्ताक्षर, प्राण या आंसू, ये सारे के सारे ऑलरेडी बहुवचन है, इनका और एक्स्ट्रा बहुवचन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? जोरदार उपन्यास है तितली, अभी आपने पढ़ा हो, जो बताता हूँ कौन है भैया, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो तितली उपन्यास के लेखक हैं। और हिंदी वाले हमारे सेक्शन में अभी देखो अपने पास 5 मिनट से ज़्यादा का समय बचा हुआ है और अपन अंतिम प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। अंतिम प्रश्न है, पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं आपके 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के पत्र लेखन होते हैं। और कौन कौन से? एक होता है आपका औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक, याद रखिएगा, अनौपचारिक, ठीक है। तो औपचारिक और अनौपचारिक जो है 2 प्रकार के पत्र लेखन ये होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों साथियों, ये हमारा हिंदी का भी सेक्शन कंप्लीट हो गया और हमने 5 मिनट मतलब 30 मिनट का टारगेट हमने इन 40 प्रश्नों का रखा था। 30 मिनट में जनरल नॉलेज और हिंदी के हमें 40 प्रश्न हल करने थे। मैंने विथ एक्सप्लेनेशन आपको पूरा का पूरा दोनों सब्जेक्टों को कंप्लीट कराया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगला जो लेक्चर होगा वो हमारी रोशनी में मिलेंगे और रोशनी में आपका इंग्लिश और मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट कराएंगे। बने रहिए, टिके रहिए और साथ ही में मेरी तरफ से इस टेस्ट पेपर में 80 से ज़्यादा लाने के लिए आपको अभी से ही वे बेस्ट ऑफ लक। अभी भी समय है, 60 प्रश्न भी बचे हुए हैं पूरे के पूरे। तो मेरा ये आपसे उम्मीद है कि आप उनमें भी अच्छा स्कोर करेंगे और 80+ लेके आएंगे और दम जो है वो बताएंगे। 5 मिनट या बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो जाइएगा मत, आगे मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रोशनी मैम। चलिए इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। हमें 15 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस करना है। सो बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट। सो ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन और ये होता है आपका टाइम स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिस इज द डैश ऑफ बाइसिकल विच इज स्टोलन। मतलब इसमें क्या बताया है कि जो साइकिल है वो चोरी हो चुकी है। अब देखिए, जो साइकिल चोरी हो चुकी है उसके बारे में हम क्या दे सकते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन। क्या हम उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं? सेकंड है अकाउंट, थर्ड है इन्फॉर्मेशन, फोर्थ है प्रोफाइल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिस्क्रिप्शन। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? विवरण। अगर कोई सामान चोरी हुआ है तो हम उसका विवरण ही दे सकते हैं। और विवरण का मतलब होता है, विवरण में आप जैसे कि बता सकते हो कि साइकिल ब्लैक कलर की थी, रेड कलर की थी, जो भी था वो हम किस में देंगे? आपको विवरण में, ठीक है। अकाउंट उसका दे नहीं सकते। इन्फॉर्मेशन अब कुछ स्टूडेंट क्या इन्फॉर्मेशन में कंफ्यूज हो सकते हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो देखिए इन्फॉर्मेशन में तो सिर्फ हम उसकी जानकारी देंगे, है ना। विवरण हम किस में दे सकते हैं? पूरी डिटेल हम डिस्क्रिप्टिव किस में बता सकते हैं? उसको डिस्क्रिप्शन में। और लास्ट क्या है आपका? प्रोफाइल। प्रोफाइल होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा आपका? सो अब देखिए, आप जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हेडिंग पढ़ना है कि बताना क्या है इस सेंटेंस में या इस क्वेश्चन में। सो लिखा क्या? इन द गिवन सेंटेंस देयर माइट बी एन एरर। अब देखिए हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें बताना क्या होगा? एरर। सो देखते हैं कि इस सेंटेंस में क्या एरर होगी। द ऑस्कर सेरेमनी टेक प्लेस इन मार्च एवरी ईयर, नो एरर। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सो द ऑस्कर सेरेमनी क्या है? सिंगुलर। तो इसके साथ सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? तो टेक की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेक्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। आई डैश दैट यू अपियर फॉर द एग्जाम, आई ऑल्सो डैश यू टू प्रिपेयर वेल फॉर इट। चलिए देखिए, आई की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि आई पास्ट टेंस में सिंगुलर का काम करता है और प्रेजेंट टेंस में ये प्लूरल का काम करता है। तो देखिए हमें दोनों जगह क्या बताना है। अब आई यहाँ पे अपना जो सेंटेंस है वो किस फॉर्म में दे रखा है? प्रेजेंट फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास आई के साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए? सो आई के साथ अपनी प्लूरल ही आनी चाहिए। अच्छा, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना चाहिए। जैसे कि देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। पहले ही ऑप्शन में हमें पता है कि दोनों जगह क्या है? आई, और आई के साथ क्या आना चाहिए? प्लूरल वर्ब। तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में वॉन्ट्स, क्या वॉन्ट्स प्लूरल है क्या? तो यहाँ से पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पे? सजेस्ट। अब देखिए सजेस्ट में भी क्या लगा हुआ? एस। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, सजेस्ट सजेस्ट। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? तो आपका लास्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में दोनों ही क्या है? प्लूरल। सो आई के साथ क्या यूज करेंगे? आई सजेस्ट एंड आई ऑल्सो वांट। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। व्हाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट शी डैश।
देखिए अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है एज अ इडियम फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल किए गए, विच मीन्स ब्रोकअप का मतलब क्या होता है, टू एंड रिलेशनशिप, ठीक है। ब्रोक इनटू का मतलब क्या होता है, टू एंटर बिल्डिंग बाय फोर्सफुली, बाय फोर्स। थर्ड का ऑप्शन होता है ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन मतलब होता है टू बिकम अपसेट, ठीक है, टू बिकम अपसेट। और लास्ट ऑप्शन है आपका ब्रोक ऑफ, इसका मतलब होता है टू पीस समथिंग। सो देखिए वाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट शी क्या हो सकती है, तो शी बिकम अपसेट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ब्रोक डाउन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम फ्रेसेस। तो देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन किस पर है, स्पिल्ड मिल्क, ये एज ए इडियम फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब क्या होता है, स्पिल्ड मिल्क। आपने कहावत सुनी होगी कि जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब इस सेंस को यहाँ निकल कर आ रहा है कि जब समय रहते हुए आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद पछताने से क्या होता है। सो देखते हैं इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही फिट होता है। अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, क्या ये ऑप्शन हो सकता है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत। अगला है टू बी अनहैप्पी अबाउट व्हाट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, मतलब अनहैप्पी होना, दुखी होना। अब दुखी हम किस चीज़ के लिए हो रहे हैं, जो चीज़ वापस रिवर्स्ड हो ही नहीं सकती। थर्ड ऑप्शन क्या है, क्राइड ऑन स्पिल्ड मिल्क, तो ये तो खुद ही इडियम है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इन डायरेक्ट फॉर्म। अच्छा देखिए अपने पास एक सेंटेंस दे रखा है स्टॉप टॉकिंग, तो स्टॉप टॉकिंग से क्या निकल रहा है, पूरा सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड टू द क्लास, टीचर ने क्लास में क्या कहा, स्टॉप टॉकिंग। एक प्रकार से टीचर ने क्या दिया है, क्लास में एक ऑर्डर ही दिया है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। द ऑर्डर टू स्टॉप टॉकिंग वॉज गिवन बाय द टीचर टू द स्टूडेंट्स। क्या ये हो सकता है, क्योंकि देखिए इनडायरेक्ट में हमें क्या बताना है, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म लिखना। अभी इनडायरेक्ट फॉर्म स्टार्ट कहाँ से होगा, जहाँ से सेंटेंस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि द टीचर सेड टू द क्लास टू स्टॉप टॉकिंग, के यहाँ पे कोई ऑर्डर दिया गया है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड द क्लास टू द स्टॉप टॉकिंग। एंड लास्ट ऑप्शन, द टीचर वॉज सेइंग टू द क्लास टू स्टॉप टॉकिंग। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, द टीचर ऑर्डर। क्यों, क्योंकि स्टॉप टॉकिंग का मतलब ही क्या होता है, एक प्रकार से ऑर्डर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें आपको बताना है ग्रामेटिकली मिस्टेक बतानी है, ठीक है ना। सो शी वेंट टू जिम डिस्पाइट ऑफ हर इलनेस, मतलब वहाँ बीमार होने के बावजूद जिम गई। तो देखिए डिस्पाइट का यूज़ नहीं होता है, डिस्पाइट की जगह किसका इस्तेमाल किया जाता है, इन स्पाइट ऑफ। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा अपना, डिस्पाइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें हमें एक्टिव फॉर्म बताना है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे ये जो सेंटेंस दे रखा है वो पैसिव फॉर्म में दे रखा है। तो देखिए पैसिव फॉर्म में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, और एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। तो देखिए यहाँ से देखते हैं, एवरी पासिंग व्हीकल वॉज बीइंग। अच्छा देखिए बीइंग शब्द से क्या निकल रहा है कि हमारा जो एक्टिव फॉर्म होगा वो किस टेंस में होगा, वो होगा आपका कंटिन्यूस टेंस में। थ्रोली चेक्ड बाय द गार्ड्स। तो देखिए मैंने क्या कहा आपको कि पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर फोकस। तो देखिए पहला ऑप्शन, द गार्ड्स हैव थ्रोली चेक्ड एवरी पासिंग व्हीकल। अब देखिए हमने कहा है कंटिन्यूस फॉर्म में क्या हैव का इस्तेमाल किया जाता है क्या, तो नहीं किया जाता, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए एवरी पासिंग। अब देखिए जो एज इट इज सेंटेंस था ये वहीं से शुरू हो गया, तो क्या यहाँ से ये वाला ऑप्शन होगा क्या आपका, नहीं। थर्ड ऑप्शन है आपका, द गार्ड्स वर थ्रोली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, द गार्ड्स हैव बीन। मैंने अभी बताया कि कंटिन्यूस टेंस में हैव का प्रयोग नहीं किया जाता, हैव बीन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या बताना है, ग्रामेटिकली एरर। तो देखते हैं, वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट द प्रोडक्शन वॉज हेल्ड अप टू ड्यू टू द लेबर स्ट्राइक। मीन्स इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि
मजदूरों की या श्रमिकों की हड़ताल के कारण जो भी प्रोडक्शन ठप हो गया है उसकी वजह से हमें कुछ ऑर्डर्स को क्या करना पड़ा, मना करना पड़ा। सो यहाँ पे इन केस डेट के इस्तेमाल पर हम किसका यूज़ करेंगे, इन केस ऑफ। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन द स्नो। अब देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो ऐसे क्वेश्चन टेक के तौर पे बताया गया है। तो देखिए हमें पता है कि क्वेश्चन टेक में जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव। तो देखिए दो ऑप्शन ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्या है आपके नेगेटिव, तो दो ऑप्शन तो वैसे भी कट गए। अब देखिए हैज़ है तो हैज़ का हेड नहीं होगा, हैज़ का क्या रहेगा, हैज़ ही रहेगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द मिस स्पेल्ड। इस सेंटेंस, ये जो ऑप्शन है इसमें हमें क्या बताना है, मिस स्पेल्ड। तो द सीजर वर नॉट शार्प, ऑप्शन करेक्ट है। द विनर्स रिसीव्ड देयर प्राइजेस सेवरल डेज एगो, ये भी करेक्ट है। हाउ मेनी पैसेंजर्स ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ये भी करेक्ट है। अगला है द प्रिंसिपल मेट विथ द मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। तो देखिए करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे प्रिंसिपल है, क्योंकि इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत, और हमें बात किसकी करनी है, प्रिंसिपल की करनी है। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, प्रिंसिपल। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड आउट द वर्ड दैट इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड। चार ऑप्शन में से एक स्पेलिंग ऐसी है जो इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है, पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली का मतलब क्या होता है, विशेष रूप से। सो ये स्पेलिंग क्या है आपकी, करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या है, पेसुलियर। पेसुलियर की स्पेलिंग भी करेक्ट है, इसका मतलब क्या होता है, विचित्र। अगला है थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, परस्यू। परस्यू भी करेक्ट है, इसका मतलब होता है समझना, टू अंडरस्टैंड। और लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, पैट्रीमोनी। पैट्रीमोनी, अब देखिए पैट्रीमोनी की स्पेलिंग यहाँ पे क्या है, गलत। पैट्रीमोनी में क्या होनी चाहिए स्पेलिंग, पैट्रीमोनी, और इसका मतलब होता है पैतृक संपत्ति। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट द गिवन फ्रेजेस अप्रोप्रिएटली। यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो सेंटेंस है इसके लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अ पर्सन हर्ट और कील्ड इन एन एक्सीडेंट। तो देखिए कैजुअलिटी मतलब होता है दुर्घटना, ठीक है। मार्टियर मतलब होता है शहीद। पेशेंट मतलब होता है मरीज, और इंजर्ड मतलब होता है गंभीर, ठीक है। सो देखिए अब पर्सन हर्ट और कील्ड इन एन एक्सीडेंट, इसका मतलब क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो या तो हर्ट हुआ है या मर गया है इंसिडेंट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दुर्घटना। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैजुअलिटी। अगला है नेक्स्ट देखते हैं, रहमान सेड दैट डे सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पर रहमान ने क्या कहा था कि वहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। तो देखिए मस्ट होगा नहीं, मस्ट मीन्स होता है चाहना या फिर कोई भी चीज़ फोर्सफुली करवाना। मे मतलब भी होता है सकता, जब हम रेस्पेक्ट के तौर पे मे का इस्तेमाल करते हैं। कुड, अब देखिए कुड ऑप्शन ऐसा है कि ये पास्ट एबिलिटी को दर्शाता है, और शेल फ्यूचर को दर्शाता है। ऐसा ही मॉडल वर्ब के इस्तेमाल पे तौर किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कुड। यहाँ पे कुड किसको दर्शा रहा है, रहमान की पास्ट एबिलिटी। रहमान ने क्या कहा था कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको बताना है ये दो सेंटेंस दिए गए हैं, इन दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना है। तो देखिए पहला ऑप्शन, ही वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी, आई वॉन्टेड टू स्टे इन। तो देखिए और आइदर और नाइदर का प्रयोग किया जाता है सिलेक्शन के लिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वाइल। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द बॉय हु हैड बीन डैश आइडल वॉज अवॉर्डेड अ प्राइज। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इनके मीनिंग जान लेते हैं। डेंजरस है ना, ऑप्शन के मीनिंग जान लेते हैं। डेंजरस मतलब होता है खतरनाक तरीके से, ठीक है। मिजरेबली मतलब होता है बुरी तरीके से। नोटोरियसली मतलब होता है फेमस, बट फेमस किस फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में, इसलिए हम उसको बोल सकते हैं कुख्यात। नोटोरियसली मतलब होता है कुख्यात। सीरियसली मतलब होता है गंभीर तरीके से। तो देखिए ऐसा लड़का जिसको अवार्ड से सम्मानित किया गया, मतलब ऐसा लड़का जो कुख्यात रूप से निष्क्रिय था उसको अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, नोटोरियसली। अगला क्वेश्चन है,
फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, मतलब हमें एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो देखिए, इट इज़ ईजियर टू रीड इंग्लिश देन टू स्पीक इट। इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश को पढ़ना आसान है की तुलना में, बोलने की तुलना में इंग्लिश को पढ़ना आसान है। अब देखिए, जब हमें पता है कि जब दो की तुलना की जाती है तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे पास ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री ER लगा हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो पूरा की पूरा क्या है, नो एरर। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, द होल फैमिली वेंट फॉर द डिनर टू सेलिब्रेट डैश। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है फर्स्ट। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे के सारे शब्द कौन से होते हैं, ऑर्डिनली। ऑर्डिनल हमें पता है कि जो शब्द होते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल में 1 2 3 4 5 आ जाता है, ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ऑर्डिनल के साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, ऑलरेडी कट चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं, बर्थडे ऑफ डैश यंग बॉय। अब देखिए, यहाँ पे जो यंग बॉय है वो ऑलरेडी स्पेसिफाई है, इसलिए इसका मतलब क्या होगा, और स्पेसिफाई या डेफिनेट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दागा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन, इसमें हमें सेंटेंस को कंबाइन करके बताना है कि इसमें सुइटेबल क्या होगा। तो देखिए, ऑल एनिमल्स नीड वाटर, सभी जानवरों को वाटर की आवश्यकता होती है। दे मे डाई विदाउट इट, वरना वो इसके बिना मर जाएंगे। तो देखिए, सभी जानवर को पानी की जरूरत है, अन्यथा, यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, अन्यथा वो क्या हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, बट हो सकता है क्या, नहीं, एंड होगा क्या, नहीं, एल्स का मतलब क्या होता है, अन्यथा, और वेन का मतलब क्या होता है, ये भी ज्वाइनिंग वाला ही वर्ड है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन सेंटेंस देयर माइट बी एन एरर। पूरे सेंटेंस में एक एरर बताई गई है। एरर क्या होगी, शी इज द टॉलेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर्स, नो एरर। अब देखिए, हमें पता है कि जब 2 की तुलना की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे शी की तुलना किससे की गई है, 2 सिस्टर्स से। सो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे कौन सी डिग्री लगी हुई है, सुपरलेटिव। सो हमें जरूरत किसकी है, कंपैरेटिव डिग्री की, इसलिए यहाँ पे EST की जगह क्या लगेगा, ER। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश सेक्शन के बाद अब स्टार्ट करते हैं अपना मैथ्स का सेक्शन। हमें 30 मिनट्स में 20 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ताकि हम अपने 1.5 घंटे में अपना पूरा टेस्ट पेपर सोल्व कर सकें। सो बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट। ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से स्टार्ट होता है टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, कि एक ट्रेन 15 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में लगा समय। तो देखिए गाइस, एक ट्रेन है 15 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करती है ये। सो यहाँ से हम इसकी ट्रेन की पहले स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी दे रखी है 20, और समय कितना दे रखा है 15। अभी देखिए, हमें जो स्पीड बढ़ानी है वो किलोमीटर पर आवर में बढ़ानी है, इसलिए हमें जो टाइम है मिनट को उसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से आवर्स को, आप मिनट को डिवाइड कर सकते हैं 60 से। सो इस प्रकार से जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी निकल कर आ जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्या बोला है कि यदि ट्रेन की गति कितनी बढ़ा दी जाए। सो ट्रेन की गति यदि 10 बढ़ा दी जाए तो नई गति क्या हो जाएगी उसकी, 90 किलोमीटर पर आवर। सेम डिस्टेंस को तय करने में समय कितना लगेगा, तो समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा 4। ठीक है, दूरी आपकी सेम है 20, और स्पीड कितनी निकली थी आपकी 90। अब देखिए, जो कि अपने ऑप्शन मिनट में है, इसलिए अपने क्वेश्चन को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में। सो मल्टीप्लाई बाय 60। इस प्रकार से आपका आंसर बनेगा 13 मिनट 20 सेकेंड्स, है ना। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 2 संख्याओं का गुणनफल 0.008, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर हो तो छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए, सपोज 2 संख्या कौन कौन सी हो सकती है, हमने सपोज की कि x और y 2 संख्या होगी। इनका गुणनफल कितना दे रखा है, सो 0.008। अब बोला क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/5 के बराबर हो। सो हम पहली संख्या को a मान सकते हैं, दूसरी संख्या को 5 है। तो इस प्रकार से संख्या हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 5a² बराबर का 0.008। a² बराबर कितना आएगा निकल कर, 0.008 डिवाइडेड बाय 5। चलिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितनी जीरो आ जाएगी यहाँ पर बटे में। सो इस प्रकार से जब आप इसको सोल्व करोगे
तो a बराबर कितना निकल कर आएगा यहाँ पर, a बराबर आ जाएगा आपका 25, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर बनेगा 0.004, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ए बी मिलकर किसी काम को 18 दिन, बी सी उसी काम को 24 दिन और सी ए 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी मिलकर कितने दिन में कर देते हैं 18, बी सी मिलकर 24 दिन और सी ए मिलकर इसको 36 दिन। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम रहेगा 72, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, ठीक है, यहाँ से बनेगा। अब देखिए हर एक व्यक्ति डबल डबल है, इसलिए जो भी हमारा वर्क निकला है 72 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइडेड बाय 9। तो इस प्रकार से आपका आंसर बनेगा 60 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो देखिए अगर इसको हम अलग अलग करके सोल्व करते हैं तो बहुत लेंदी जाएगा। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, यदि CI और SI के बीच डिफरेंस निकालना हो तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, डिफरेंस बराबर, और ये जो डिफरेंस निकालना वो कितने ईयर की बात हो रही है, 2 ईयर की। सो डिफरेंस बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर बटे में 100 का वर्ग, क्योंकि टाइम 2 साल है इसलिए पावर इसकी 2 लग जाएगी। सो मूलधन कितना दे रखा है अपने को 1000, ब्याज की जो दर है वो 5%, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 बटे में ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल। सो इस प्रकार से आंसर कितना बनेगा आपका 2.5, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्या है, एक रेलगाड़ी और एक कार की गति का अनुपात 16:15 दे रखा है। तो यहाँ से देखिए एक तो ट्रेन दे रखी है और एक क्या दे रखा है, कार। इनका रेशियो कितना दे रखा है 16 हो। अब हमें पता है जब रेशियो में दे रखा होता है तो नंबर पूरा नहीं होता है, इसके लिए हम इसको क्या मान सकते हैं 16x और 15x। अगली क्या बोला है कि एक बस है 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में कवर कर लेती है। तो यहाँ से हम यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी बस की स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी दे रखी है 480 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से जो स्पीड है वो कितनी निकल कर आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्पीड बराबर कितना निकला है 60 किलोमीटर पर आवर। क्या हम बोल सकते हैं कि अगली लाइन क्या बोली है इन्होंने, बस की गति रेलगाड़ी की गति की कितनी है 3/4 है। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेन की गति है वो हो जाएगी आपकी 80 किलोमीटर पर आवर। सो हम बोल सकते हैं कि ट्रेन बराबर 16, x बराबर कितना दे रखा है 80, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, सो x की वैल्यू निकल कर आएगी 5। आपसे पूछा क्या गया था कि 6 घंटे में कार कितनी दूरी को तय कर लेगी। सो कार की हमें यहाँ पर क्या दे रखी है, स्पीड का रेशियो दे रखा है 15x, विच मीन्स कार की स्पीड क्या हो जाएगी 15 × 5 मतलब 75। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है कि यहाँ कितनी दूरी तय करेगी। सो दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय। चाल कितनी है 75 और समय कितना दे रखा है 6 घंटे। सो इस प्रकार से आपका आंसर बनेगा 450 किलोमीटर। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 से कम सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखिए गाइस, देखिए स्टूडेंट, 100 से कम की बात हो रही है ना। तो 100 से कम हम 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे इसको, सो यहाँ से हम 1 से लेकर जा सकते हैं 1 2 3 से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे 99, क्योंकि कहाँ तक की बात हो रही है 100 से कम की। अब देखिए डिफरेंस औसत का सूत्र होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। सो टोटल नंबर कितना हो गया 100/2, विच मीन्स आंसर आपका क्या होगा 50। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो देखिए जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है, और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई। सो बेसिकली छोटी इकाई में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान होता है। तो हम 1 मिनट 10 सेकंड्स को क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम 70%
पूछा क्या गया था कि ये जो 70 सेकंड्स बोल सकते हैं, पूछा क्या गया था कि 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। सो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 100 से, और डिवाइड करेंगे हम आधे घंटे को। अब देखिए हमने चूंकि सेकंड्स में कन्वर्ट करा है इसलिए आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट। 30 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800। सो इस प्रकार से आंसर कितना बनेगा आपका, 3.89%। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वहाँ वस्तु सी को 20% लाभ पर, और सी ने वहाँ वस्तु डी को 10% लाभ पर बेची। सो लास्ट में डी ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है, 330। पहले व्यक्ति ने इसे कितने में खरीदा था, विच मीन्स अपने पास टोटल व्यक्ति कितने हैं, ए बी सी डी। यहाँ पे हमें लास्ट वाले व्यक्ति का बता रखा है, इसने वस्तु को कितने में खरीदा है, 330। फर्स्ट वाले व्यक्ति की हमें कीमत नहीं पता तो इसको हम क्या मान सकते हैं, एक्स। चलिए एक्स, ए ने बी को कितने % लाभ पर दी थी, 25, तो ये हो जाएगा 125/100। बी ने सी को 20, तो ये हो जाएगा 120/100, और सी ने डी को 10, तो ये हो जाएगा 110 ठीक है, और बराबर में क्या रहेगा आपका 330। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, आपका आंसर बनेगा 200 रुपीज़। चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी से 15 मीटर ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयान का हवाई अड्डे से 60 डिग्री है, वायुयान के हवाई अड्डे से 37 दूरी क्या होगी, है ना। यहाँ से हमें क्या पूछा है, पृथ्वी से, सो में जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है डिग्री की बात होती है, हम देखते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में हमें क्या निकालना रहता है, 1060 डिग्री, है ना, 1060 डिग्री निकाला रहता है। पृथ्वी से ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1500, ठीक है, आपको ये वाली डिस्टेंस निकालना है। सो 1060 डिग्री बराबर हम बोल सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं ए बी सी, बोल सकते हैं ए बी बटा बी सी, ठीक है। तो 1060 डिग्री बराबर कितना होता है, √3, और डिस्टेंस कितनी दे रखी थी आपको, 15 बटे में BC। सो इस प्रकार से BC कितना निकल कर आएगा, 1500 बटे में √3। अब देखिए इसको सोल्व करने के नीचे हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √3 कितना हो जाएगा, 3 से 1500 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 500 √3, और √3 का मान होता है 1.732, है ना। सो इस प्रकार जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, 866 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है, 3, तो आपको क्या बताना है, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 बराबर कितना होगा। चलिए यहाँ से हम करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे सो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आएगा जो कि कुछ इस प्रकार से है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सो हम बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई 1/x, और 3 का कितना हो जाएगा, ये 9। सो देखिए यहाँ से हमें वैल्यू कितनी निकल कर आई है, x प्लस 2 यहाँ से निकल कर आया है आपका 7। सिमिलरली x की पावर 4 1/x की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा, 7 टू द पावर -2। सो यहाँ से x की पावर 4 बराबर कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ से देख सकते हैं हम डायरेक्ट x की पावर 4 1/x की पावर 4 बराबर निकल कर आ जाएगा आपका 47। सिमिलरली यही वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर सकते हैं, सेम यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 बराबर कितना हो जाएगा, सो 47 का स्क्वायर माइनस का 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, 2207। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के HCF और LCM का योग कितना दे रखा है, 680। माना दो संख्या कौन कौन सी है, उनका HCF और LCM का योग कितना दे रखा है, 680। अब लास्ट में फिर क्या बोला है, यदि LCM HCF का कितना गुना हो, 84 गुना हो, LCM HCF का 84 गुना हो, मतलब हम HCF को क्या मान लें, HCF को हम A मान सकते हैं। LCM कितना गुना है उसका, 84 गुना, सो 84 बराबर कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 85A बराबर 680। सो A का मान कितना निकल कर आएगा? A का मान निकल कर आएगा आपका 8। अच्छा, अब देखिए फिर नेक्स्ट क्या पूछा था, है ना, एक संख्या यदि 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो स्टूडेंट्स इसका एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF, जो कि मैंने आपको बताया है कई बार, बराबर फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या। पूछी कौन सी संख्या है हमसे? सेकंड संख्या। सो देखिए LCM कितना निकल कर आया है आपका? 84 LCM कितना था अपना? 84, और A का मान कितना था? 8। सो हम डायरेक्ट इसको सोल्व ना करते हुए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि सोल्व करने पर भी वही होगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इससे तो बेटर डायरेक्ट कर सकते हैं। और HCF कितना दे रखा है? 8। फर्स्ट संख्या कितनी दे रखी थी आपको? 56। सेकंड संख्या कितनी होगी? सो जब आप इसको सोल्व करोगे तो सेकंड संख्या निकल कर आएगी आपकी 96। सो करेक्ट आंसर कितना होगा आपका? 96। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक डिब्बे में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों 280 टोटल सिक्के हैं। मतलब एक बॉक्स है जिसमें 1 रुपीज़ 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या टोटल कितनी दे रखी है? 280। और इनका जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है? सो 8, 4, 3। अब देखिए रेशो है तो इसको हम क्या मानेंगे? x मान कर सकते हैं। ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3x, बराबर कितना है? 280। अब देखिए कॉइन्स की संख्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 रुपीज़ का तो 1 ही होगा, 50 पैसे का कितना हो जाएगा? 1/2। 50 पैसे को हम लिख सकते हैं 1/2 रुपीज़, और 25 पैसे को कितना लिख सकते हो आप लोग? 1/4। आपको करना क्या है कि इन सबका इससे डिवाइड कर देना है। सो अपना जो डिवाइड होकर आएगा वो किस तरह से आएगा? 1 प्लस ये हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई 4, बराबर कितने कॉइन्स दे रखे हैं? 280। सो इस प्रकार से टोटल कितना हो जाएगा? 28x बराबर कितना हो जाएगा? 280, और x का मान कितना निकल कर आएगा? 10। आपसे पूछा क्या है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी, है ना। तो 50 पैसे के सिक्कों का रेशो देख सकते हैं हम कितना है? 4 2 8। मतलब हमें बताना क्या है? 8x बराबर कितना होगा? सो 8x बराबर कितना हो जाएगा? 80। सो करेक्ट आंसर कितना होगा आपका? 80। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी जो 200 मीटर लंबी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है ना। एक पुल को पार करने में 55 सेकंड का समय लगाती है। सो आपसे पूछा क्या है? पुल की लंबाई। हमें पता है रेल की लंबाई और पुल की लंबाई को दोनों को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। सो रेल की लंबाई कितनी दे रखी है? 200। पुल की लंबाई हमें नहीं पता, इसलिए पुल की लंबाई हमने कितनी मानी? x। चलिए किस स्पीड से चल रही है ये? 36 किलोमीटर। अब देखिए 36 किलोमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस है वो किस में दे रखी है? मीटर में दे रखी है। सो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कितना आ जाएगा इससे? फिर ये कितने सेकंड्स में पार कर लेती है? 55 सेकंड्स में। तो देखिए इसको सोल्व करोगे तो कितना जाएगा ये? सो इस प्रकार से आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 550 माइनस 200, कितना बनेगा यहाँ से? 350। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 350। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? उस वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई क्या है? यहाँ से हमसे पूछा क्या है? भुजा की लंबाई, है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब हमें पता है कि स्क्वायर होता है, स्क्वायर में सभी साइड्स कैसी होती है? सेम होती है ना। यदि ये साइड ए है तो ये भी क्या होगी? ए, ये भी क्या होगी? ए। सो आपसे पूछा क्या है? स्क्वायर की साइड क्या होगी, मतलब हमें ए बताना है। अगला क्या बोला है? जिसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? इस वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है? 2 रेक्टेंगल है जिसका एरिया दे रखा है उसके बराबर है। तो हमें पता है कि स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका ए स्क्वायर, है ना। हमसे पूछा क्या है कि ये जो इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? तो हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर कितना लोगे? ये 2 रेक्टेंगल है उनके एरिया के बराबर। तो 2 रेक्टेंगल कौन कौन से दे रखे हैं आपको? 40 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। इनके योग के बराबर है इसलिए 25 मीटर, 17 मीटर, ठीक है ना। इसको अब जब आप सोल्व करोगे तो कितना बनेगा? ये 800,
और ये बनेगा 425। इस प्रकार से ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1225। अब देखिए 1225 किसका वर्ग होता है, सो ये होता है 35 का। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 35। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब एक घन आकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी संभावित छड़ की लंबाई 35√3 मीटर है। तो देखिए एक घन आकार का एक क्यूब का एक शेप है, इसमें हमें एक रोड रखना है। सो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये शेप होगा, ठीक है। इसमें रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई कितनी दे रखी है, सो लंबाई दे रखी है। अच्छा, इस छड़ की लंबाई को हम मैथ्स की भाषा में क्या बोलते हैं, डायगोनल्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं विकर्ण। सो विकर्ण बराबर क्या दे रखा है 35√3, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है a√3, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं 35√3, √3 से √3 कैंसिल। सो a का मान कितना निकल कर आएगा 35, है ना। चलिए अब इसके अंदर क्या है, एक स्फेयर को, एक गोले को हमने फिट करा है। सो स्फेयर को फिट करा गया है, उसके अंदर स्फेयर की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोला जाता है डायमीटर। डायमीटर मीन्स व्यास, है ना। सो हमें निकालना है अंदर का क्षेत्रफल निकालना है। अभी देखिए ये जो भुजा है, क्यूब की भुजा और डायमीटर दोनों की दोनों क्या होगा, सेम होगा। सो हम बोल सकते हैं कि डायमीटर या व्यास या भुजा बराबर कितना होगा 35। अब हमें पता है कि जो डायमीटर का आधा क्या होता है त्रिज्या। सो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी इसकी 35/2। तो आपको निकालना क्या है, स्फेयर का क्षेत्रफल निकालना है, गोले का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका सूत्र क्या होता है 4πr²। सो 22/7 हमारे पास r की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 35/2। 35/2, सो ये हो जाएगा 35/2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, सो यहाँ से क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा 3850। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 5a - 3 रेशियो 4a - 2b बराबर कितना दे रखा है 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। सो 3 5 15a 9b = 8a - 4b, है ना। सो इस प्रकार से आंसर कितना निकल कर आएगा 5:7। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 1 बचता है। व्हेन k is divided by 3 then the remainder be 1। उसी नंबर के यदि एक k + 1 को 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 0। सो आपको बताना है कि k का मान। अच्छा, इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो इसको ऑप्शन से करना ज़्यादा बेटर होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन, एक एक करके ऑप्शन देखते जाते हैं। यदि k को किससे डिवाइड किया जाए 3 से, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 1। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन को यदि हम 62 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा क्या, नहीं बचेगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, 63 को यदि हमने 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। सो अगला ऑप्शन क्या है, 64 को यदि हमने 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचेगा। सो क्यों ना हम इस ऑप्शन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो माना ऑप्शन नंबर हमने माना 64, ठीक है। 64 को किससे डिवाइड किया गया 3 से, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। अगली लाइन के बोलिए यदि k + 1, मतलब k को हमने क्या माना 64, तो 64 + 1 को यदि 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। क्या बच रहा है 64 + 1 कितना होता है 65 डिवाइडेड बाय 5। सो बेशक बच रहा है 0, है ना। तो अब पूछा क्या है, तो k का संभावित मान क्या होगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 64। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा। जैसे कि हमें पता है कि साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, ठीक है। साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। पूछा क्या है कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान। सो बेशक
अधिकतम मान और न्यूनतम मान किसके बीच में होगा? -+1 और -1। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त खींचा गया है ना। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। समबाहु मीन्स क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है ना। तो हमने सारी साइड्स को क्या मान लिया, और इसकी साइड कितनी दे रखी है? ऑलरेडी 8 दे रखी है। सो अगर ये 8 है तो ये भी कितनी होगी? 8, और ये भी कितनी होगी? 8। अब इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। सो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर एक वृत्त हम खींच सकते हैं। ये हमने इसके अंदर एक वृत्त खींच लिया है। त्रिभुज और वृत्त के बीच के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब ये जो ट्राइंगल है और ये जो सर्कल है, इसके बीच में जो भी एरिया है उसका मतलब पूछा कौन सा पार्ट है हमसे? ये वाला पार्ट पूछा है। सो अगर स्टूडेंट्स हम अगर ये पूरे ट्राइंगल में से इस सर्कल के एरिया को माइनस कर दे तो आपका बचा हुआ पार्ट निकल सकता है। सो पूरे ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका पूरा क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, है ना। इसमें से यदि हमने सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया तो क्या बच जाएगा? तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। ठीक है, चलिए अब देखिए 1/2 आधार कितना दे रखा है? सो आधार हम मान सकते हैं 8। अब देखिए यहाँ से ऊंचाई हमें नहीं पता, है ना। ये हो जाएगा पाई का मान कितना होता है? 22/7। और रेडियस कितनी हो जाएगी? सो रेडियस यहाँ की मान सकते हैं। रेडियस यहाँ से हमें देखिए अब हाइट की ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत है? रेडियस की ज़रूरत है। तो देखिए हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे? हमें पता है कि ये ट्राइंगल कौन सा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो अगर इसका हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो यहाँ से एक इस भुजा को हम नाम दे सकते हैं राइट। अब देखिए यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। सो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला अगर हमें पीजीटी के थ्रू इसको निकाल सकते हैं तो पीजीटी थ्योरी क्या हो जाएगी? ये पूरी साइड यदि 8 है तो हम हाफ इसको कर सकते हैं, ये 4 और ये 4, है ना। हमें ये निकालना है। पीजीटी थ्योरम क्या होती है? कर्ण का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखिए कर्ण कितना दे रखा है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। आधार कितना लिया है हमने? 4। तो यहाँ से जो हाइट है वो निकल कर आएगी आपकी 4√3। ठीक है, सो हाइट की जगह हम क्या रख सकते हैं? 4√3। चलिए अब रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस अब देखिए जो हमारा वृत्त है वो त्रिभुज के अंदर बना हुआ है ना। सो यहाँ से रेडियस निकालने के लिए अंतःवृत्त का हमें क्षेत्र रेडियस लगाना पड़ेगा। तो अंतःवृत्त की रेडियस क्या होती है? त्रिज्या क्या होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या? सो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है साइड बाय 2√3। तो देखिए साइड कितनी दे रखी है? साइड दे रखी है 8 और ये हो जाएगा आपका। सो इस प्रकार से त्रिज्या कितनी निकल कर आएगी? 4/√3। सो r की जगह हम कितना रख सकते हैं? 4/√3, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 4/√3। जब आप स्टूडेंट्स इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 10.95 सेंटीमीटर, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़े और छोटे भिन्नों के बीच का अंतर क्या होगा? तो देखिए क्या दे रखा है भिन्न में? 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। देखिए 2/3 का मतलब क्या होता है? पॉइंट, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.66। 3/4 का मतलब क्या होता है? 0.75। 4/5 का मतलब क्या होता है? 0.80। और 5/6 का मतलब क्या होगा? 0.83। आपसे बोला गया था कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? 5/6। और सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 2/3। सो इसका अंतर कितना होगा? 5/6, 2/3। ये जाएगा आपका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम 6। सो आपका आंसर बनेगा 1/6। सो ऑप्शन नंबर बी।
सो स्टूडेंट्स, ये होता है अपना मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट। अब देखिए हमारे पास कुछ समय बच गया है, ये समय हम आगे के जो भी सेक्शंस होंगे उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम 1.5 घंटे में पूरा ये पेपर निपटा सके। थैंक यू वेरी मच। वन रक्षक के मेगा टेस्ट पेपर के आपके ये है लास्ट 15 मिनट्स, और इस लास्ट 15 मिनट में हमारे पास है लास्ट सेक्शन आपके पेपर में जो आने वाला है, और वो है आपका जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। बिना देरी करें, हमारी जो घड़ियों की रानी है वो इंतज़ार कर रही है कि जल्दी फटाफट आप शुरू करिए, तो मैं समय को शुरू करता हूँ ये। और ये इसी के साथ साथ पहला प्रश्न आपके सामने है साथियों। कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट के कारण पानी में स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? फटाक से लगाइए आंसर लिखिए। फटाक से किसके लिए दूर किया जाता है? तो देखिए क्या है कारण, क्या दो चीज़ें, इसको ब्रेक कर लेते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट के कारण पानी में स्थायी कठोरता। तो देखिए पानी की जो स्थायी कठोरता होती है ना, वो साधारण रूप से अगर आप पानी को उबालते हैं तो उबालने में जो स्थायी कठोरता है वो दूर हो जाती है, मगर इनके कारण अगर आती है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण अगर स्थायी कठोरता आती है तो ये उबालने पे भी, पानी को उबालने पे भी दूर, पानी की जो जल की जो कठोरता है वो दूर नहीं होती, यानी कि जो हार्डनेस है पानी की वो दूर नहीं होती। तो अब ऐसे में कौन सी विधि के द्वारा यूज़ किया जाता है? तो ये करते हैं फिर जियोलाइट विधि। कौन सी करते हैं साथियों? जियोलाइट। 4 ऑप्शन थे आपके, सल्फोनेट विधि, नाइट्रेट विधि, जियोलाइट विधि, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा होती है? जियोलाइट विधि के द्वारा होती है। तो याद रखिएगा, इसमें रेजिन का यूज़ करते हैं, और रेजिन नामक जो घटक है इसके उपयोग से पानी की कठोरता को कम किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे हल्की जो अस्थि है, जो हड्डी है, स्टेपीज, वो किस अंग का भाग है? मेरे ख्याल से सभी को आंसर पता होगा किसका भाग है। स्टेपीज द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज द पार्ट ऑफ विच ऑर्गन? किसका है दोस्तों? कान की। कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। कमेंट में बताइएगा सबसे बड़ी हड्डी शरीर की कौन सी होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैल्शियम सल्फेट के हेमीहाइड्रेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम सल्फेट है ना, व्हाट इज द हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट कॉमनली नोन एज? किसके नाम से जाना जाता है? आंसर दीजिए। जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लोरोफॉर्म और चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? जिसको जाना जाता है पीओपी। पीओपी का मतलब क्या हो गया? पॉप। पॉप नहीं रे, पीओपी का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा किसको? कैल्शियम सल्फेट के हेमीहाइड्रेट को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो है अगला प्रश्न है 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? मेरे ख्याल से सबको पता होगा। सामान्य तौर पर इसको कहा जाता है 4.2 जूल, है ना, तो यानी कि 4.186 जूल ये सामान्य भाषा में कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1 कैलोरी में होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? दोस्तों विटामिन ए, बी, सी और डी कौन सा करता है? तो देखो इसका जो नाम है ना, ये डी वाला, इसका नाम ही क्या है आपको पता है? क्या है इसका नाम? है कैल्सीफेरोल। क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरोल। तो कैल्सी आ रहा है ना, कैल्शियम याद रखिएगा। विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है ना, सूर्य जो है उसका प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल सोर्स है, याद रखिएगा। विटामिन डी मदद करता है कैल्शियम के अवशोषण में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है? कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? यानी कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन? कैसी होती है? अर्धपारगम यानी कि सेमी परमिबल, मतलब कि ये लगाम लगाती है कि कौन से पदार्थ बाहर जाएंगे, कौन से अंदर आएंगे, यानी कि अर्धपारगम में झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, किसके अंदर होती है? सेल मेम्ब्रेन इसको हम बोलते हैं, कोशिका के अंदर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 86 के बाद अगला प्रश्न है आपका, तो अगला प्रश्न है आपका ये 87, तने का वह भाग जहां से पत्ती निकलती है क्या कहलाता है? द पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर अ लीफ अराइजेज इज नोन एज क्या क्या क्या? कार्पेल नहीं, कली नहीं, कंद नहीं, क्या कहलाती है? गांठ यानी कि नोड। नोड कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हैं ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो क्या होगा? धात्विक लक्षणों का, मेटालिक जो कैरेक्टर है उनका क्या होगा? क्या होगा? बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, वही रहते हैं, है ना, यानी कि रिमेन सेम, और पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं। फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। ठीक है, तो क्या होता है आपके हिसाब से? क्या होगा देखिए, मैं बता देता हूँ क्या होता है। आधुनिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, इधर जाओगे, तो इधर जाने पे जो आपके मेटालिक ऑर्डर होते हैं, मतलब आपका जो लक्षण है, धात्विक जो लक्षण है, धात्विक लक्षण दोस्तों ये है ना कम होते हैं।
डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं? डिक्रीज। वहीं अगर हम बात करें ना अधात्विक लक्षण, तो अधात्विक लक्षण जो है ना भाई साहब, ये बढ़ते हैं। क्या होते हैं? बढ़ते हैं। याद रखना, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे धात्विक लक्षण कम होते हैं और अधात्विक जो लक्षण है यानी कि नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर्स हैं वो बढ़ते हैं। वहीं यहाँ पे उल्टा होता है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो यानी कि अप टू डाउन जब आप जाते हो, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, तो उल्टा हो जाता है। मतलब धात्विक लक्षण बढ़ते हैं इधर की साइड और अधात्विक लक्षण क्या हो जाएंगे? ये कम हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? हमें लेफ्ट टू राइट जाने की बात हो रही, बाएं से दाएं जाने की बात हो रही, मतलब कम हो जाता है यानी कि डिक्रीज हो जाते हैं भैया धात्विक लक्षण। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल? कठोरता, हार्डनेस, धातुएं कठोर होती हैं साथियों, चमकीली भी होती हैं, और आघात वर्धनीयता यानी कि मेटाबिलिटी भी होती है। यानी कि जब आप धातु को पीटते हैं तो पीट के उनको पतला करके चादर के रूप में भी बदला जा सकता है ना। मगर खराब तापीय चालकता, तो देखो धातु जो होती है ना वो ऊष्मा और विद्युत दोनों की बढ़िया सी चालक होती है, ऐसा नहीं है। तो ये खराब जो आया ना, इसमें क्या पूछा? कौन सा धातु का गुण नहीं है? नहीं है तो कौन सा नहीं है? खराब तापीय चालकता, ये इसका गुण नहीं है। याद रखिएगा। तो आंसर नंबर क्या आएगा? 89 का डी, है ना। क्या लगाया है आपने? चेक करिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की पिच निर्धारित करता है? तो ये पिच होता है ना, तो ये होता है तारत्व। क्या होता है? पिच यानी होता है आपका तारत्व। तो निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की पिच निर्धारित करता है यानी कि तारत्व को निर्धारित करता है? यानी कि विच एमोंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड? तो इसका आंसर क्या होगा? आयाम, प्रबलता, लाउडनेस, है ना, एम्पलीट्यूड, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य। क्या आंसर होगा? आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो निर्धारित करती है। ठीक है, कोई रिस्क नहीं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? यानी कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ इन्फेक्टिशियस डिसीज? कौन सा नहीं है भैया? चेचक, स्मॉल पॉक्स, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी या हैजा जिसको कोलेरा भी कहा जाता है। साथियों देखो, चेचक, स्मॉल पॉक्स ये संक्रमण रोग है। यक्ष्मा यानी कि टीबी जिसको टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, अगर खा यूँ करोगे तो दूसरों का भी हो जाएगा भैया, टीबी भी है। फिर है ना कोलेरा यानी कि हैजा, ये भी संक्रामक रोग है। ये तीनों संक्रामक रोग है। मगर बात करें डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, ये जो मधुमेह है ना, इसको जनरली मैं तो यानी अमीरों वाली बीमारी बोलता हूँ भैया, है ना, जो ज़्यादा मीठा खाएगा। मीठा कौन खाएगा? है नहीं, तो मीठा वही खाएगा जिसके पास रोकड़ा होगा, पैसा होगा दोस्तों। तो डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन। ये किसी संक्रमण बीमारी की वजह से नहीं होता, संक्रमण की वजह से नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है? मधुमेह। आगे बढ़ते हैं। नम्रा वृक्ष की छाल किस औषधि का स्रोत है? द बार्क ऑफ विलो ट्री, जनरली इसको विलो ट्री के नाम से ही जानते हैं, याद रखना। इज द सोर्स ऑफ विच मेडिसिन? तो दोस्तों विलो ट्री से पता है सबसे बढ़िया चीज़ तो आपके क्रिकेट के जो बल्ले होते हैं ना, बैट, वो भी बनाए जाते हैं ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, एंटासिड है और एंटीसेप्टिक है। पैरासीटामोल का नाम आपने सुना होगा, मलेरिया के जो इलाज है उसमें जनरली इसका यूज़ होता है। इसका आंसर है हमारा एस्पिरिन। ये भी दर्द निवारक दवा ही है। एस्पिरिन आपने नाम सुना होगा। तो दर्द निवारक जो दवा है एस्पिरिन, इसमें किसकी छाल का प्रयोग होता है? विलो ट्री का, यानी कि नम्रा वृक्ष इसको बोलते हैं, उसका यूज़ होता है। अगला प्रश्न है एडम उत्प्रेरक के रूप में किसे जाना जाता है ना? प्लेडियम को, या प्लेडियम के बाद निकल यानी कि प्लेटिनम या एल्यूमिनियम, किसको जाना जाता है? आंसर दीजिए फटाक से, किसको जाना जाता है? तो दोस्तों प्लेटिनम को जाना जाता है एडम उत्प्रेरक के रूप में। प्लेटिनम आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, सफ़ेद सोना भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा प्लेटिनम। तो इसका सही उत्तर क्या है हमारा? प्लेटिनम यानी कि एडम उत्प्रेरक। आगे बढ़ते हैं। NPL, NPL का मतलब क्या है दोस्तों? नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, नई दिल्ली। कहाँ पे? आंसर दीजिए फटाफट। कहाँ पे है? नई दिल्ली। कहाँ पे? ये नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो महत्वपूर्ण धातु है वो कौन सी है? यानी कि द इंपोर्टेंट मेटल यूज इन मेकिंग रस्ट फ्री आयरन इज। भैया जंग रहित लोहा तो चाहिए हमें, ये बनाने में किसका यूज होता है? एल्यूमिनियम का होता है? नहीं होता दोस्तों। कार्बन का नहीं होता, टीन का नहीं होता। सही उत्तर है क्रोमियम। कौन सा है? क्रोमियम, है ना, क्रोमियम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड फेनोफ्थलीन जो है इसको किस रंग में बदल देता है? तो देखिए जनरली क्या है, फेनोफ्थलीन जो है ये जो है ना, ये अम्ल क्षार का सूचक है। अम्ल क्षार तो आप समझते होंगे,
अम्ल क्षार का मतलब क्या है भैया? एसिड और बेस। एसिड और बेस का सूचक ये बताता है कि कौन सी चीज़, कौन सा जो विलयन है वो अम्ल है, कौन सा क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है NaOH। तो ये NaOH जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये फेनोल्फ्थालीन को किस रंग में बदल देता है? तो ये बदल देता है दोस्तों, आंसर क्या है आपको पता है क्या आंसर है? फटाक से आपने बता दिया इतनी देर में, तो क्या है? या गुलाबी। क्या आंसर है इसका? गुलाबी रंग में बदल देता है। किस रंग में बदलता है? गुलाबी रंग में बदल देता है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो गुलाबी रंग में बदल देता है, और ये हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, मतलब ये क्या है? ये है क्षार आपका, क्या है? क्षार। और यही फेनोल्फ्थालीन अगर बात करें अम्ल में मिलता है ना, तो उसको रंगहीन कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। श्रोणी मेखला, यानी कि आपकी जो गर्डल, जो पेल्विक है, वो मेखला शरीर में कहाँ स्थित होता है? कहाँ स्थित होता है दोस्तों? बताइए, फटाक से बताइए, आंसर दीजिए फटाक से। खोपड़ी, स्कल, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, कमर, वेस्ट, अंश मेखला यानी कि फ्रैक्शन बेल्ट। कहाँ होता है? तो सही उत्तर है आपका कमर। कहाँ होता है? कमर में होता है ना, अंश मेखला नहीं होता, याद रखना, ठीक है। सही उत्तर चेक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करें। जीन शब्द। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीन बोली रे दादा, और जीन्स मत समझ लीजिए, है ना, याद रखो। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? वोल्टेयर ने नहीं किया था, वॉटसन क्रिक ने नहीं किया था, है ना, विलियम जॉनसन। किसने किया था? विलियम जॉनसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। जिसका भी सही उत्तर है ना भैया, सही उत्तर है, वो अपनी पीठ जो है थपथपा लेना मेरी तरफ से। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है? क्या है हीमोग्लोबिन? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन, क्या है हीमोग्लोबिन? और भैया हीमोग्लोबिन सही सा रखियो, है ना, कितना? 13-14 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, याद रखना, mg/dl, ठीक है, याद रखना। तो 13-14 होना चाहिए हीमोग्लोबिन। क्या है हीमोग्लोबिन? ये है आपका प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। और आपको पता है ना काय में होता है ये होता है RBC में, यानी कि रेड ब्लड सेल में ये होता है। हमारे इस मेगा प्रैक्टिस टेस्ट का अंतिम प्रश्न, और देखो घड़ी माता जो हमारी है प्यारी सी 3 मिनट और 42-41 सेकंड बता रही है। 3.5 मिनट का हमारे पास समय है, मतलब मैं आपसे ढेर सारी बातें भी कर सकता हूँ, हालांकि करूँगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा समय ऑलरेडी हम इस टेस्ट पेपर को बनाने में दे चुके हैं, है ना। बस अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं और कुछ 2 बातें हम करेंगे प्यारी प्यारी। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है ना, यानी कि ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस या पित्तपिंड, कॉर्पस ल्यूटम, किसके द्वारा होता है दोस्तों? आंसर दीजिए फटाफट ठोको। इसका आंसर मैं अभी रुक के दूंगा, इतने में आप आंसर दे लो। मैं देखो दोस्तों 100 प्रश्न आपके हो चुके हैं, इसका आंसर की अपना आखिरी में बात करेंगे। 100 प्रश्न आपके हो चुके हैं और मेरे ख्याल से बड़े इत्मीनान से आपने बैठ के इन प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। चेक करिएगा कितने आपके सही उत्तर रहे, कितने गलत रहे। अगर 80 से ज़्यादा आपके प्रश्न हैं सही हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, मतलब हम मानेंगे, हम पीठ ठोकेंगे, आपकी थपथपाएंगे कि वाकई में आप में दम है। और यकीनन श्योरिटी हम देंगे कि वन रक्षक और जेल परी की जो परीक्षा है ना मध्य प्रदेश की, इसमें आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है दोस्तों। और साथ में याद रखिए अपने दोस्त यारों से भी शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलवाएं। उनको भी बताएं कि भैया दम है तो टेस्ट करो, चेक करो 80 से ज़्यादा नंबर आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। करियर पॉइंट की तरफ से मैं पवन सक्सेना आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अंत तक इस वीडियो को देखा। शेयर करना ना भूलें। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, ये इससे एक हार्मोन रिलीज होता है दोस्तों, कार्डिकल हार्मोन बोलते हैं उसको। और ये जो हार्मोन रिलीज होता है ना, ये हार्मोन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद।